गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग जो रे ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, उसकी शुरुआत हम लोग किए थे। और उस शुरुआत में हम लोग पहली हेडिंग स्नेल्स लॉ पढ़ लिए थे। और स्नेल का फर्स्ट लॉ क्या है, स्नेल का सेकंड लॉ क्या है और स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, उसको हमने आपको बता दिया था। उसमें फिर एक बात याद रखना कि जब भी स्नेल्स लॉ लगाना तो साइन ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लेना है हमेशा। यहाँ तक बता दिए थे। अब देखिए, हमने जो आपको रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था उसमें आपको यही बताया था कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाने की घटना को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, जिनमें यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा भी रही है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, अपने पाथ से बेंड नहीं होती है। ठीक है, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, आपको रिफ्रैक्शन में ये हमने बताया था कि जब भी कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी, ये हमने आपको बताया था। लेकिन दो परिस्थितियां ऐसी हैं, दो कंडीशंस ऐसे हैं कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा भी रही है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं होगी। उन्हीं कंडीशंस को पहले यहाँ पढ़ा जाए, फिर आगे की पढ़ाई। तो हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, यानी किन किन कंडीशंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, इसको देखिए। सबसे पहला कि मान लीजिए यह इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये आपका हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो तो वह जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, यानी जिस पाथ से जाना चाहिए उसी पाथ से लाइट निकल जाएगी, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी रिफ्रैक्शन न होने की पहली कंडीशन यही है कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय इंटरफेस पर यदि 90 डिग्री पर स्ट्राइक करे तो ऐसे केस में रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होगी। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री की स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते किसे है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल। तो यही नॉर्मल भी है और यही इंसिडेंट रे भी है, तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। यानी पहला कंडीशन लिख सकते हो कि फॉर नो रिफ्रैक्शन रे बीम ऑफ लाइट should be incident normally on इंटरफेस। यानी यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हो तो ऐसे कंडीशन में रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होगी। और दूसरा कि मान लीजिए ये एक मीडियम है और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यदि μ1 की वैल्यू μ2 के इक्वल हो जाए, यानी दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यदि सेम हो जाए, तो आप चाहे जैसे भी रे को भेजोगे, रे अपने पाथ से डेविएट हुए बिना
उसी पाथ से निकल जाएगी। यानी यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों मीडियम के यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम है तो ऐसे कंडीशन में भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि दो अलग अलग मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे सेम होंगे? तो हमने आपको बता दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रेशर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो आप चाहिए तो किसी मीडियम का टेम्परेचर चेंज करके भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम टेम्परेचर या प्रेशर द्वारा घटा बढ़ा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई दो मीडियम है तो दो अलग अलग मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल सेम हो सकते हैं। और एक ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है और उसको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम द्वारा वेरी कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लिख लीजिएगा कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इज सेम, देन इन दैट कंडीशन द रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। ये लिख लीजिएगा। तो दो ऐसे कंडीशन हैं जिनमें रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है। ठीक है, अच्छा ऐसे कभी कभी जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप पाएंगे जब प्रिज्म पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे पास हो रही है। तो चूंकि इस इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसलिए यहाँ रिफ्रैक्ट नहीं होगी और सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे आपको कि जहाँ पे भी देखना कि यदि रे बीम ऑफ लाइट इंटरफेस पर नॉर्मली आ रही है तो वहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और जब नॉर्मली इंटरफेस पर रहेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो होगा। और यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है और यदि दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम हैं तो ऐसे कंडीशन में भी रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, यानी इन दो कंडीशन में रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है। अब अगली हेडिंग थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये आप हाई स्कूल में पढ़े भी हो, फिर यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। तो पहले थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फार्मूला कैसे बना है स्नेल्स लॉ से उसको देखिए, और थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो आता ही है। और मैक्सिमम ऐसा केसेस देखा गया है कि यदि आप कोई बड़ा न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो उन न्यूमेरिकल्स के बीच में भी थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसलिए ये थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी में पहला फॉर टू मीडियम्स, फॉर टू मीडियम्स। तो पहले दो मीडियम के लिए थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखी जाए, फिर तीन मीडियम के लिए थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखी जाएगी। मान लीजिए कि ये एयर है, ये वाटर है और ये भी एयर है, यानी यहाँ दो मीडियम है, एयर और वाटर। अब सपोज कर लीजिए कि एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे एयर से वाटर में आ रही है, तो रे बीम ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए जब मीडियम चेंज हो रहा है तो रे का पाथ भी चेंज होगा। रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा हमने बताया था, ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया। अब आप जान रहे हो कि एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर है। एयर इज रेयर, वाटर इज डेंसर। तो आपको बताया हूँ कि जब भी कोई रे बीम ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो अपने एक्चुअल पाथ से ना जाकर थोड़ा सा नॉर्मल की ओर आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये नॉर्मल की ओर आ जाएगी। ठीक, अब इस रे को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद फिर मीडियम चेंज हो जा रहा है, वाटर के बाद एयर आ जा रहा है, तो जब मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर रे का पाथ चेंज होगा। अब रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा जानने के लिए फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर फिर हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब यहाँ चूंकि रे जा रही है डेंसर से रेयर, तो जब भी रे डेंसर से रेयर जाएगी तो
तो अपने एक्चुअल पाथ से नहीं जाएगी, एक्चुअल पाथ के को छोड़कर नॉर्मल से दूर की ओर हटेगी। तो ये एक्चुअल पाथ था लाइट का, तो इसको छोड़कर थोड़ा दूर हट जाएगी नॉर्मल से। अब इस एंगल को हम आई मान ले रहे हैं, इस एंगल को आर मान ले रहे हैं, और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि यदि ये आर है तो ये भी आर होगा। और फिर हमने एक चीज बताया था इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कि यदि कोई लाइट कई मीडियम से होकर पास कर रही हो तो जिन जिन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम होंगे उनमें लाइट आपस में पैरेलल होगी। ये हमने बताया था लास्ट में नोट में। तो चूंकि ये मीडियम और ये मीडियम दोनों सेम है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो जब ये दोनों मीडियम सेम है, ये भी और ये भी, तो इसमें जो रे है और इसमें जो रे है दोनों पैरेलल होगी। ये रे और ये रे दोनों पैरेलल होगी, सिंगल एरो वाली और 3 एरो वाली। और जब ये पैरेलल होगी तो नॉर्मल से जितना एंगल इसका होगा नॉर्मल से उतना ही एंगल इसका भी होगा, इसलिए ये भी एंगल हो जाएगा आई। अब यहाँ पर चूंकि रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है, एक बार एयर वाटर इंटरफेस से और एक बार वाटर एयर इंटरफेस से। एक बार इस इंटरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो 2 बार आप स्नेल्स लॉ लगाइए, यहाँ लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए करते क्या है, साइन अपॉन साइन लिख दीजिए। अब ऊपर लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, क्योंकि हमने यहाँ भी बताया था कि जो रे इंटरफेस की ओर आती है वही इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो स्नेल्स लॉ में ऊपर रखा जाएगा। जो रे इंटरफेस से दूर जा रही हो, देखिए ये दूर जा रही है, वही रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और स्नेल्स लॉ में हमने बताया था कि साइन के आगे ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना, नीचे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेना, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एयर फर्स्ट मीडियम है और वाटर सेकेंड मीडियम है, ठीक। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का लेना है, और हमारा सेकेंड मीडियम वाटर है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ले लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर ले लिया। ये हमारा स्नेल्स लॉ यूज हो गया। अब जो दूसरा रिफ्रैक्शन है इसके लिए भी स्नेल्स लॉ लगाइए, सेम एज फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए, तो फिर लिख दीजिए साइन अपॉन साइन। अब यहाँ पर ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस और नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो जाएगी इस सरफेस के लिए, क्योंकि ये रे इस सरफेस की तरफ आ रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर। और चूंकि ये रे इस इंटरफेस से दूर जा रही है, इसलिए ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई इस सरफेस के लिए, तो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो इस रिफ्रैक्शन में सेकेंड मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम वाटर है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। अब राइट साइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए। अब आप देख रहे हो कि साइन आई से कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 1 बचा, तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1। ये 2 मीडियम के लिए रिवर्सिबिलिटी फार्मूला है। यानी यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 मीडियम एयर और वाटर लिया था। आपको कोई भी 2 मीडियम दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप रिवर्सिबिलिटी फार्मूला बना सकते हैं। देखिए जो ये है उसी का ये रिवर्स है, जैसे ये ए म्यू डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू म्यू ए है,
तो जो ये है उसी का रिवर्स लिखिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दो मीडियम 1 और 2 ले लिए, तो 1 म्यू 2 इंटू, अब इसी का रिवर्स लिखिए 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 फार्मूला बन गया। मान लीजिए दो मीडियम लिक्विड और ग्लास हो तो यल म्यू जी और फिर इसका रिवर्स लिखिए जी म्यू एल इज इक्वल टू 1, यानी जो यहाँ आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा, और इसी के रिवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी दो मीडियम आए तो आप रिवर्सिबिलिटी फार्मूला लिख सकते हो। तो ये दो मीडियम के लिए रिवर्सिबिलिटी फार्मूला हो गया। अब यही रिवर्सिबिलिटी फार्मूला आप तीन मीडियम के लिए लिखिए फॉर 3 मीडियम्स। अब यहां पर हमको 3 मीडियम लेना है। यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया एयर, यहाँ ले लिया हमने ग्लास, ये ले लिया हमने वाटर, और फिर ये हो गया एयर। तो एयर, ग्लास, वाटर, 3 मीडियम लिया। ग्लास को हम पूरा शेडेड कर दे रहे हैं, वाटर को डॉटेड लाइन से कर दे रहे हैं, और एयर को ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, इंटर करने जा रही है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे का पाथ चेंज होगा। रे का पाथ चेंज हो किधर जाएगा ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब चूंकि ये रेरर है, ये डेंसर है, ठीक, इसलिए जब रेरर से डेंसर में रे जाएगी तो थोड़ा नॉर्मल की ओर आएगी, तो थोड़ा नॉर्मल की ओर कर दीजिए। अब फिर रे को ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन फिर यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे का पाथ चेंज होगा, चेंज हो किधर जाएगा ये जानने के लिए फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब चूंकि ये डेंसर है, ये रेरर है, तो जब डेंसर से रेरर रे जाएगी थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ठीक। अब फिर रे को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद फिर मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्योंकि फिर रे का पाथ चेंज होगा। अब चूंकि ये डेंसर है, ये रेरर है, इसलिए रे और दूर हट जाएगी, ठीक है। इस एंगल को हम I मान लें, इसको R मान लें, तो ये भी R होगा निश्चित रूप से, और इस एंगल को हम R डैश मान ले रहे हैं तो ये भी एंगल R डैश होगा। और चूंकि ये एयर है, ये एयर है, दोनों मीडियम सेम है, इसलिए ये रे और ये रे पैरेलल होगी, इसलिए नॉर्मल से जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल इसका भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्शन 3 बार दिखाया गया है, यानी 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। एक बार एयर ग्लास सरफेस से, एक बार ग्लास वाटर सरफेस से, और एक बार वाटर एयर सरफेस से। तो जब रिफ्रैक्शन 3 बार हुआ है तो तीनों बार हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका हमने इजीएस्ट मेथड क्या बताया था कि साइन अपान साइन लिख दीजिए इज इक्वल टू म्यू लिख दीजिए। अब ऊपर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना है, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। तो जब पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हुआ है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना सेकंड मीडियम के लिए, तो यहाँ पर सेकंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो सेकंड मीडियम ग्लास, फर्स्ट मीडियम एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का लेना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेम एज फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए।
अब सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ आ गया, तो फिर हम लिखेंगे साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू म्यू। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए r है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r डैश है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, तो इस सरफेस के लिए ये सेकंड मीडियम हुआ, ये फर्स्ट हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन फिर स्नेल्स लॉ लगाइए, साइन अपॉन साइन। अब यहाँ थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। सेकेंड मीडियम एयर है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये देखो सीधी सी बात है, ये हमेशा याद रखना कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन, जिस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लिखना है, उस सरफेस की ओर जो रे आएगी वही इंसिडेंट रे होगी और नॉर्मल से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो दूर जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल से उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब इसी रे को देखिए, इस सरफेस से दूर जा रही है, इसलिए इस सरफेस के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन चूंकि इस सरफेस की तरफ आ रही है इसलिए इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब आप तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में है साइन आई अपॉन साइन आर, तो हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड साइन आर अपॉन साइन आर डैश, फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड साइन आर डैश अपॉन साइन आई इज इक्वल टू। अब सबके राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका राइट हैंड साइड है ए म्यू जी, इसका है जी म्यू डब्ल्यू और इसका है डब्ल्यू म्यू ए। तो ये साइन आर डैश से आर डैश, आई से आई, आर से आर, यानी ये हो गया ए म्यू डब्ल्यू इंटू ए म्यू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1। ये तीन मीडियम के लिए थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फार्मूला है, तो इसमें कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर तीन मीडियम हमने लिया था, एयर, ग्लास और वाटर। यदि और कोई तीन मीडियम आपको दिया जाए तो आप रिवर्सिबिलिटी फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसकी एक सामान्य तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको यदि और कोई तीन मीडियम दिए जाएं तो उसके लिए आप रिवर्सिबिलिटी फार्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें। उसका तरीका बता दे रहे हैं फार्मूला लिखने का। जैसे मान लीजिए तीन मीडियम दिए गए 1, 2, 3। अब इसी तीन मीडियम के लिए ये रिवर्सिबिलिटी फार्मूला लिखना है, तो आप क्या कीजिए, ये मीडियम ऐसे लिख लीजिए, अब ऐसे एरो लगा दीजिए, ऐसे लगा। अब पहले लिखिए 1 म्यू 2, फिर एरो 2 से 3 की तरफ है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू 3, फिर 3 से 1 की तरफ है, 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1, फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए आपको तीन मीडियम दिया गया, ग्लास, लिक्विड, एयर। अब इसके लिए रिवर्सिबिलिटी फार्मूला लिखना है, तो ग्लास लिख दिया, लिक्विड लिख दिया, एयर लिख दिया। अब फिर वही तरीका यूज करो, तो पहले जी म्यू एल, फिर एल म्यू ए, फिर ए म्यू जी इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको कोई भी तीन मीडियम दिया जाए और यदि आप थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी फार्मूला बनाना चाहते हो तो उसका हमने जो इजीएस्ट मेथड बताया है उस मेथड से फार्मूला बना लीजिए और न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यूज दी हैं उनको पुट कर दीजिए, जो नहीं दिया है निकल जाएगा। ठीक, तो ये रहा थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर 2 मीडियम्स एंड 3 मीडियम्स। अब इसी तरह से चाहे जितने भी मीडियम के लिए दिया जाए आप फिगर बना लीजिए और जितनी बार रिफ्रैक्शन होता है
हर बार स्नेल्स लॉ लगा लीजिए और लगा करके सारे इक्वेशन को, जितने इक्वेशन बनेंगे उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर? अब नई हेडिंग लिखिए, क्रिटिकल एंगल। इसको हिंदी में क्रांति कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल, इसको हिंदी में हम क्रांति कोण कहते हैं। तो अगली हेडिंग मैंने बताया क्रांति कोण या क्रिटिकल एंगल। ये भी आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, लेकिन इसे भी आप देख लें। क्रांति कोण है क्या, इसको जानने के पहले जरा एक फिगर पर ध्यान दें। मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम को हिंदी में सघन माध्यम कहते हैं और रेरर मीडियम को हिंदी में विरल माध्यम कहते हैं। तो मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, और ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रही है। अब यदि एक रे बीम ऑफ लाइट को हम डेंसर से रेरर भेजें तो सीधे तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज है। तो अब जब सीधे जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज है, तो रे अपना पाथ चेंज करेगी। तो रे अपना पाथ चेंज करके किधर जाएगी ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने। अब चूंकि रे जा रही है डेंसर से रेरर, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, निश्चित रूप से दूर हटेगी। यानी ये एंगल जितना है उससे ज़्यादा ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि रे और दूर हट जाएगी। जिधर जाना चाहिए था ऐसे सीधे जाना चाहिए था और दूर हट गई, यानी ये एंगल बढ़ गया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्योंकि ये रे इंटरफेस की तरफ जा रही है इसलिए इंसिडेंट रे हो गई, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती वही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दें, यानी अब रे को हम थोड़ा ज़्यादा एंगल पर भेज रहे हैं। तो जब ज़्यादा एंगल पर भेजेंगे तो रे और ज़्यादा नॉर्मल से दूर हटेगी। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए तो रे और नॉर्मल से ज़्यादा दूर हटेगी। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए, देखते जाइए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो रे और दूर हटके इंटरफेस के पैरेलल आ जाएगी, यानी यहाँ पर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को हम डेंसर से रेरर भेज रहे हैं तो एक एंगल ऐसा जरूर मिलता है हमको कि यदि उस एंगल पर हम रे को भेजें तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो रहा है। ठीक है, यही हम बताना चाहते हैं। अब इसको साफ सुथरे फिगर से देखिए। मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। हमने एक रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर से रेरर भेजा, ये हमारा नॉर्मल है। अब रे ऐसे सीधे न जाकर ऐसे चली गई, यानी यहाँ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हुआ। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो 90 डिग्री है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर से रेरर, यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर से रेरर हम इस तरह भेजें, यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को हम डेंसर से रेरर इस तरह भेजें कि रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो, तो ऐसी स्थिति में डेंसर मीडियम का जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और क्रिटिकल एंगल को थीटा सी या सी से डिनोट करते हैं। फिर एक बार समझिए, यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर से रेरर इस तरह से भेजा जाए कि रेरर मीडियम में रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो,
तो जब रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो जाएगा तो ऐसे हालात में डेंसर मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, आई से सी या थीटा सी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए जरा हम स्नेल्स लॉ लगाएं, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो चूंकि ये रे इंटरफेस की तरफ जा रही है, यही इंटरफेस है, तो ये इंसिडेंट रे हुई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ थीटा सी अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का लेते हैं, तो यहाँ सेकंड मीडियम रेयर है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम यानी डेंसर। अब ये हो जाएगा साइन थीटा सी अपॉन 1 इज इक्वल टू डी म्यू आर। अब यदि इसको रिवर्स करते हैं, आर को इधर डी को इधर कर दें, तो ये उल्टा हो जाता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा सी हो जाएगा। ये थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी से है कि जब भी इसको आगे को पीछे करेंगे, पीछे को आगे करेंगे, तो इधर वाले जो टर्म है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा हम करते क्यों है? ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः रे ऑप्टिक्स में बच्चों को बताया जाता है कि हमेशा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का लीजिए विद रिस्पेक्ट टू रेयर। इसलिए हमने इसको चेंज किया और कोई वजह नहीं है। अब यहां से हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर म्यू डी, ये फार्मूला हो गया। या यहां से थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन आर म्यू डी, ये फार्मूला क्रिटिकल एंगल का याद रखिएगा। दोनों फार्मूलाज बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूजफुल हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट डेंसर से रेयर इस तरह भेजी जाए कि रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो, तो ऐसे कंडीशन में डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्रिटिकल एंगल कहलाता है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, a ray beam of light pass through from denser to rarer such that the refraction takes place in rarer medium at 90 degree, then the angle of incidence in denser medium is called क्रिटिकल एंगल। एक बार फिर समझ लीजिए, यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट डेंसर से रेयर इस तरह जा रही है कि रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में डेंसर मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि क्रिटिकल एंगल पर जब भी रे भेजोगे तो रिफ्रैक्शन 90 पर होगा, और क्रिटिकल से कम एंगल पर भेजोगे तो रिफ्रैक्शन 90 से भी कम एंगल पर होगा, और यदि रे को क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर भेजोगे तो रिफ्रैक्शन भी 90 से ज़्यादा एंगल पर होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप नोट में अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि क्रिटिकल एंगल इज कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम्स। दिए गए मीडियम्स के लिए क्रिटिकल एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है, और हर मीडियम का कोई न कोई एक फिक्स क्रिटिकल एंगल होता है किसी मीडियम के विद रिस्पेक्ट। ठीक है ना? और ये हेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
और ये फार्मूला आप याद रखिएगा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। अगली हेडिंग लिखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शार्ट में हम लोग PIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को आप डेंसर से रेयर क्रिटिकल एंगल पर भेजते हो, तो जब क्रिटिकल एंगल पर भेजोगे तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर होगा, और जब क्रिटिकल से कम एंगल पर डेंसर से रेयर में रे को भेजोगे तो रिफ्रैक्शन भी 90 से कम होगा, और यदि क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर रे को भेजोगे तो रिफ्रैक्शन भी 90 से ज़्यादा एंगल पर होगा। यदि फिगर से इसको समझा जाए तो मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर है, ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2। अब एक रे बीम ऑफ लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पर भेज दिए, तो जब क्रिटिकल एंगल पर भेजेंगे तो निश्चित रूप से रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर होगा, और यदि हम क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर रे को भेजते हैं, यानी रे को ऐसे भेजें, ये एंगल जो है वह क्रिटिकल से ज़्यादा है, देखिए क्रिटिकल यही था, इससे ज़्यादा एंगल पर भेज रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन भी 90 से ज़्यादा एंगल पर होगा, और 90 से ज़्यादा माने रे इधर आ जाएगी, ये 90 से ज़्यादा होगा। यानी यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर यदि आप भेज रहे हो तो रिफ्रैक्शन भी 90 से ज़्यादा एंगल पर होगा, और 90 से ज़्यादा एंगल होने का मतलब कि आपकी लाइट फिर पहले ही मीडियम में यानी डेंसर से भेजे थे, डेंसर में ही कम बैक हो गई, डेंसर से ही भेजे थे डेंसर में ही आ गई, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से जब भी ज़्यादा एंगल पर रे को भेजोगे डेंसर से रेयर तो रिफ्रैक्शन 90 से ज़्यादा होगा, और 90 से ज़्यादा होने का मतलब रे फिर पहले ही मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी घटना को हम TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको साफ सुथरे फिगर से समझा जाए तो मान लीजिए ये इंटरफेस है और ये हमारा डेंसर मीडियम, ठीक। एक रे को हमने ऐसे भेज दिया, ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। अब जब हम क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर रे को डेंसर से रेयर की तरफ भेज रहे हैं तो रिफ्रैक्शन 90 से ज़्यादा होगा, यानी रे बीम ऑफ लाइट जिस मीडियम से गई थी उसी में वापस आ जाएगी। इसी घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो टोटल, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, a ray beam of light pass through from denser to rarer such that the angle of incidence is greater than critical angle, then after refraction ray will be come back in previous medium. This phenomenon
इज कॉल्ड TIR। यदि किसी रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम इस तरह भेजा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हो, तो रिफ्लेक्शन भी 90 से ज़्यादा होगा। यानी ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। और जब रिफ्लेक्शन 90 से ज़्यादा होगा तो रे फिर जिस मीडियम से भेजी गई है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR कहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस बताइए। किन किन कंडीशंस में TIR होता है या TIR होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो अगली हेडिंग डाल लें, नेसेसरी कंडीशंस या कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें या कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनकी वजह से TIR होता है। तो पहला कंडीशन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर जाना चाहिए। यानी फॉर TIR रे should be pass through from rarer to denser। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन है कि रे बीम ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर भेजना पड़ेगा। रेयर से डेंसर भेजने पर कभी TIR नहीं होगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन कहीं फॉलो हो रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR की घटना होगी। ये हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया है आपको। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित कुछ घटनाएं, सब फेनोमेनन्स बेस्ड ऑन PIR, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं। उन घटनाओं के पहले हम नाम लिख दे रहे हैं। पहला, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे शाइनिंग ऑफ डायमंड। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इंग्लिश में लिख लेना। लूमिंग, मरीचिका। ये लूमी को हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लूमी ही याद कीजिए। मरीचिका मिराज जो रेगिस्तान में देखी जाती है, ठीक है। और एक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर,
अब देखिए, क्योंकि ये सारी घटनाएं आपको हाई स्कूल में पढ़ाई गई हैं, इसलिए आपका काम है कि पहला जैसे हीरे का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हेडिंग डाल लीजिए। और हीरा क्यों चमकता है, उसके पीछे कारण क्या है, डिटेल इस हेडिंग को डालकर डिटेल लिख के फिगर बनाना है। फिर दूसरी हेडिंग आप डालेंगे तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसका भी वजह क्या है, इसको डिटेल लिख लेंगे। लूमी का भी एक्सप्लेनेशन करना है, फिगर बनाना है। मिराज का स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, मिराज और एक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इन दोनों को डिटेल लिख करके इनको फिगर भी बनाना है, याद रहे। तो चूंकि ये हाई स्कूल में पढ़े हो इसलिए छोड़ रहे हैं। इसमें यदि कोई घटना ऐसी है जो आपको बहुत क्लियर हाई स्कूल में नहीं हुई है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम अगले वीडियो में या तो समझा देंगे या आसान होगा तो हम उसे PDF बनाकर भेज देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।